हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 378 को लेकर बात करेंगे और 379 को लेकर बात करेंगे और आईपीसी की धारा 23 को लेकर बात करेंगे, 22 को लेकर बात करेंगे और 24 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल अकेलो जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लें उसका वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिले। और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आईपीसी का बैरेक्ट, कॉपी और पेन, ये तीनों चीज़ें अपने पास में लेके रख लेना है, ठीक है। और उसके तुरंत बाद है एक काम और करना है कि हम जितनी बात को इसमें दर्शाए हैं और जिस तरह से दर्शाए हैं एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेना है, ठीक है। अब देखिए और एकदम जब हम सारी बात को रिलेट करते हुए और जिस धारा पे चर्चा करें तो आपको उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट होगा उसी के नीचे अंडरलाइन करते हुए बढ़ते क्रम की स्थिति में बढ़ते चले जाना है, ठीक है। आप इसको चीज़ को बस एकदम ध्यान मग्न होकर सारी बात को पढ़ना है, एकाग्रचित्त भाव से, कोई भी बात मिस मत करना, ठीक है। जिससे कि सारी बात कॉन्सेप्ट जो हो वो क्लियर होता चला जाए समझते हुए, ठीक है। चलिए देखिए, आईपीसी की धारा 378 यानी किन बात को लेकर चर्चा करते हैं, ये थेफ्ट को लेकर बात करते हैं, यानी कि चोरी को लेकर बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, चोरी में यानी कि जंगम संपत्ति। जब आईपीसी की धारा 22 में जाएंगे तो क्या मिलेगा उसमें कि मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जंगम संपत्ति। अब इंग्लिश में क्या लिख, मूव यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी यानी मूव करना, ठीक है। यानी चल संपत्ति जो चलायमान हो, ठीक है, किसी चीज़ से जकड़ी ना हो, ठीक है, वो चलायमान हो, ठीक है। अब जैसे कि घर में जितने भी सामान होते हैं वो चलायमान होते हैं, बर्तन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव होता है, ठीक है। गहना है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव होता है। तो मोटर है, गाड़ी है, कुछ भी, ये सब मूव करने वाली चीज़ें यानी कि चलायमान होती हैं, ठीक है, चल संपत्ति है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको आईपीसी की धारा आपको 23 देखना है। 23 में दो बातें आपको देखनी है। एक देखना है कि रॉन्गफुल गेन यानी कि सदोष अभिलाभ देखना है, और रॉन्गफुल लॉस यानी कि सदोष हानि। ये दोनों बातें आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और जो 24 है, डिसऑनेस्टली यानी कि बेईमानी से चोरी करना, तो ऐसा आशय, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना। हम इसको रिलेट करते हुए आपको सारी बात को समझाएंगे, ठीक है। बस इस चीज़ को दिमाग में रखते रहे। अब चलिए आगे देखिए, आपने देखा कि जंगम संपत्ति जो कि चलायमान संपत्ति होना चाहिए, ठीक है। ये बात अपने कंठस्थ कर लीजिए दिमाग में। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि प्रत्यक्ष रूप से या रचनात्मक रूप से, दो बातें, प्रत्यक्ष या रचनात्मक, उस पर हमारा कब्जा बना है, ठीक है, यानी उस संपत्ति पर हमारा कब्जा है। ये बात ध्यान रखना कि प्रत्यक्ष रूप से और रचनात्मक रूप से वो कब्जा होना चाहिए। अब देखिए, पीड़ित व्यक्ति की बातें बताई कि उनकी जो संपत्ति है, कोई भी व्यक्ति होता है, किसी भी संपत्ति को, एक छोटी भी चीज़ जैसे ये है हमारी संपत्ति है, ठीक है, चलायमान है ये, तो इस चीज़ को यहाँ से वहाँ रखा जा सकता, लेकिन इस पर हमारा कब्जा है, ठीक है, क्योंकि ये मेरी संपत्ति है इसलिए मेरा कब्जा इस पर है, हम इसके स्वामी हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए, पीड़ित व्यक्ति क्या करता है, तो पीड़ित व्यक्ति अपने संपत्ति को सुरक्षित करता है, ठीक है, यानी उसको सेफ बना के रखता है कि कहीं हमारा कोई चीज़ खो ना जाए, ठीक है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा कि जो अभियुक्त व्यक्ति है, अभियुक्त व्यक्ति जो है, अब ये क्या करता है कि ये बेईमानी पूर्वक से, डिसऑनेस्टली रूप से, ध्यान रखना कि बेईमानी पूर्वक से ले जाने का आशय, ठीक है, ऐसा आशय यानी किसी चीज़ को ले जाए और ऐसा इंटेंशन है, ठीक है, ले जाने का इंटेंशन। अब ध्यान रखना, ले जाने का आशय, अब किसी वस्तु को हटा देना यानी कि जो संपत्ति है
उस संपत्ति को उसके स्थान से हटा देना, ठीक है, या उसे हिला देना, ठीक है, उस संपत्ति को हिला देना। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इतना चोरी मात्र पर्याप्त है इतना, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि उसके कब्जे से, यानी पीड़ित व्यक्ति के कब्जे से बाहर करना, यानी अभियुक्त जो है उसके कब्जे से बाहर करता है, ठीक है। अब ऐसा इंटेंशन है कि उस इंटेंशन के साथ उस संपत्ति के साथ छेड़छाड़ किया, ठीक है, जो चोरी के लिए पर्याप्त माना जाता है। अब ध्यान रखना आपको कि मेंसरिया को कि आशय और ज्ञान, ठीक है, तो उसका इंटेंशन चोरी करने का है, संपत्ति को ले जाने का है, संपत्ति यानी उस संपत्ति को वहाँ से हटा के ले जाने का ऐसा आशय है, ठीक है। अब देखिए, अब उसके यानी कि पीड़ित व्यक्ति के सम्मति के बिना, कंसेंट नहीं होता इसमें, उस कंसेंट के बिना वो लेके जाता है, ठीक है, उसके कब्जे से बाहर, वो भी बिना सम्मति के। अब इसमें देखिएगा कि जरूरी नहीं है या आवश्यक नहीं है कोई साथ में ही लेके जाए, या आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कोई साथ में ही संपत्ति को लेके जाए, लेकिन बस इतना ध्यान रखना उस संपत्ति को हिला दे या उस संपत्ति को वहाँ से हटा दे, ये चोरी के लिए पर्याप्त माना जाता है। अब ध्यान रखना, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो एक्टस रियस है, हमने क्या बताया एक्टस रियस में, कि एक्टस रियस में ध्यान रखना कि उस संपत्ति को वहाँ से, जैसे ये संपत्ति यहाँ रखना, इस संपत्ति को यहाँ से यहाँ रख दे या हिल जाए यहाँ से, तो यानी कि हिला देना यानी कि आशय था ले जाने का, इसलिए यहाँ संपत्ति रखा था, हमने देखा था कि यहाँ संपत्ति था, लेकिन यहाँ से यहाँ चला गया, इसका मतलब चोरी करने की आशय से इस संपत्ति को उठाया गया था, फिर यहाँ रख दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आपको, तो ये जो है चोरी के लिए पर्याप्त माना जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इस मामले की जो परिस्थिति होगी, ठीक है, इस मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। अब देखिए, यानी कि अब आपने देखा कि मामले की जो परिस्थिति है उस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब एक बात और रखना, अब जो जांच का विषय बनेगा तो जांच के विषय में 3 बात याद रखना। अब 3 बातें में, यानी कि तैयारी जो है, चोरी की तैयारी अपने आप में अपराध नहीं है। सबसे पहले पॉइंट ये कि अपने आप में तैयारी जो है वो चोरी यानी कि वो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, एक बात और ध्यान रखना इसमें कि अभियुक्त और पीड़ित व्यक्ति, ध्यान रखना, अभियुक्त और पीड़ित व्यक्ति के संबंध को देखना है और उसके जो पूर्ववर्ती आचरण है उस आचरण को भी देखना है, ठीक है। अब देखिए, उसके संबंध और उसके आचरण के संदर्भ में देखा जाएगा कि उसका पूर्ववर्ती आचरण कैसा है और अभियुक्त का और पीड़ित व्यक्ति का उसका संबंध कैसा है। इन दोनों के आधार पर इसके संदर्भ में ये देखा जाएगा, ठीक है। अब अपराध यानी कि अपराध का विषय वस्तु क्या था, ठीक है। उच्चल संपत्ति यानी जो जंगम संपत्ति, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उस चीज़ को देखा जाएगा, ठीक है। तो आपने इस सारी बात को समझा, ठीक है। तो अब देखिएगा कि एक चीज़ देखिए, संपत्ति को हटाना यानी कि आप संपत्ति को हटाना, 2 बात और ध्यान कि अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति या विवक्षित रूप से हो सकता है, ये भी दिमाग में रखना कि अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से हो सकता है, ठीक है, संपत्ति को हटाने में, ठीक है। ये बातें जहाँ तक उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई हो। अब ऐसे जो मामले हैं, ये कैसे मामले हैं, यानी जो चोरी का मामला है जो आईपीसी की धारा 378 है, ठीक है, ये मामले जो है ये कैसे, यानी कि संघीय मामला है, ये अजमानती मामला है और ऐसे मामले का विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट के पास में, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए, आईपीसी की धारा 379, अब 379 में पनिशमेंट की बात की गई है, दंड क्या है। अब इसके लिए दंड जो है 3 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा, ठीक है। ये बातें आपको जहाँ तक उम्मीद है सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड और भी आपको हम टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे लूट हो गया, चोरी कब लूट बनता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम आगे भी पढ़ाएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी। तो इसको यहीं पे हम विराम करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो इसको आप जो जाते जाते क्या करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी जो जरूर दबाइएगा, ठीक है। और इस चीज़ को अपनी कॉपी में उतार के
इसको अपने दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।